नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर अपने सभी छात्र छात्राओं एवं व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज देवरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका जो है प्रकरण है कुल लागत और उसमें सम्मिलित होने वाली मदद तथा सीमांत लागत और औसत लागत तथा इसका संबंध। बच्चों, इससे पहले भी ये वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में 101% श्योर सीमांत लागत औसत लागत का क्या संबंध है, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। कुल उत्पादन लागत किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी मदद सम्मिलित होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही अवसर लागत किसे कहते हैं, इसको भी मैं इसमें बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कुल लागत, इसमें सम्मिलित होने वाली मदद तथा सीमांत लागत, औसत लागत का अभिप्राय और इनका पारस्परिक संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो उसे अनेक खर्च करने होते हैं, अनेक व्यय करने होते हैं, जो कुल उत्पादन लागत में सम्मिलित किए जाते हैं। उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने के लिए कोई उत्पादक या साहसी या उद्यमी जो कुछ भी खर्च करता है उसे कुल उत्पादन लागत कहेंगे। मान लीजिए कोई उत्पादक है, किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और 100 इकाइयों को उत्पादन करने के लिए उसे 1000 रुपए के बराबर व्यय करना पड़ रहा है, तो उसका कुल जो लागत होगी यानी कि टोटल कॉस्ट वो 1000 रुपए होगी। ठीक है। कुल लागत, इसमें दो प्रकार की लागतें हो सकती है, एक स्थिर लागत, दूसरा परिवर्तनशील लागत। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कुल लागत में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। तो पहली बात भूमि है। सबसे पहले उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, फिर श्रम चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, फिर संगठन चाहिए, है यातायात लागतें होंगी, विज्ञापन लागतें होंगी, पूंजीगत परिसंपत्ति का ह्रास होगा, उत्पादक के स्वयं के साधनों का पुरस्कार होगा, उत्पादक को मतलब कहिए कि उत्पादक को होने वाले सामान्य लाभ अर्थात शून्य लाभ भी कुल उत्पादन लागत का अंग होता है। ठीक है। सबसे पहली बात, भूमि या तो वो अपनी होगी या किराए पर लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो भूमि पर जो भी हमने खर्च करना है, भवन निर्माण वगैरह या भवन किराए पर लेना पड़ेगा, तो वो उत्पादन लागत का अंग है। अब भूमि तो हमने बता दिया ना, भूमि तो प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को भूमि कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, श्रम। भूमि तो उत्पादन का स्थिर साधन है, निष्क्रिय साधन है, अपने आप कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। आते श्रमिक भी लगाने पड़ेंगे। श्रमिक हाथों से काम नहीं करेंगे, मशीनों से, औजारों से, यंत्रों से काम करेंगे, अर्थात पूंजी भी लगानी पड़ेगी। जो पूंजी होती है वो निरंतर जब रनिंग पोजीशन में रहती है अर्थात चलती रहती है तो उसमें घिसावट होती है।
जिसको हम पूंजीगत परिसंपत्ति का ह्रासव्यय कहते हैं, तो वो भी कुल उत्पादन लागत का अंग होती है। जब उत्पादन होता है तो कच्चा माल लाने और निर्मित माल भेजने के लिए यातायात लागतें लगानी पड़ती हैं। इसके अलावा जो उत्पादन है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन व्यय करना पड़ता है। ठीक है। और साथ ही साथ उत्पादक है वो अपनी पूंजी लगाता है, अपनी भूमि लगाता है, अपना श्रम लगाता है। उसको जो मानसिक कष्ट होता है उसका जो पुरस्कार है, जिसको हम सामान्य लाभ कहते हैं, वो भी कुल उत्पादन लागत का अंग होता है। तो कुल उत्पादन लागत वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने के लिए एक उत्पादक जो कुछ भी व्यय करता है उसे कुल उत्पादन लागत कहते हैं। यानी कि कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, मान लीजिए देखिए ये तालिका है, एक्स वस्तु के उत्पादन की इकाइयां यहां दे रखी हैं, 1 इकाई 2 3 4 5, मान लीजिए 7 इकाइयों को उत्पादन करने के लिए उत्पादक को 42 रुपए खर्च करने पड़ रहे। ठीक है। तो कुल लागत कितनी होगी? 42 रुपए। एक इकाई को उत्पादन करने के लिए 10 रुपए। जब उत्पादक 2 इकाई को उत्पन्न करता है तो उसे 18 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। 3 इकाई को उत्पन्न कर रहा है तो 40 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। यानी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने के लिए उत्पादक को जो कुछ भी व्यय करना पड़ रहा है वो कुल उत्पादन लागत कहलाएगा। अब देखिए हम करते हैं सीमांत लागत। तो सीमांत लागत किसे कहते हैं? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की लागत को उत्पादन की इकाइयों में एक अधिक इकाई या एक कम इकाई की लागत को अगर हम एक अधिक इकाई का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत बढ़ेगी और एक कम इकाई का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत घटेगी। ठीक है। तो कुल लागत में जो वृद्धि होती है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कारण अथवा एक कम इकाई के कारण कुल उत्पादन लागत में जो कमी आती है उसको सीमांत लागत कहते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में सूत्र के द्वारा भी इसको बताया। जैसे ये टीसी है, TCN, N इकाइयों की कुल लागत। ठीक है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है सीमांत लागत। तो हम कहेंगे एक अधिक इकाई यानी N+1, यानी N+1 एक अधिक इकाई की कुल लागत से घटाना है TCN, N इकाइयों की कुल लागत को। तो क्या मिलेगा? सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। दूसरी बात, यानी कि कुल लागत से एक कम इकाई की लागत को घटाएं तो हमें सीमांत लागत मिलती है। जैसे TCN -1। ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको? सीमांत लागत। तो आपको ये सुनना आ गया होगा, है ना? उत्पादन की एक अधिक इकाई को उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है अथवा एक कम इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो कमी आती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इस तालिका को देखिए, एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, 10 रुपए कुल लागत है। जब 2 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है यानी एक अधिक इकाई का उत्पादन किया जाता है, कुल लागत 18 रुपए के बराबर हो जाती है। कितनी वृद्धि हुई है? 8 रुपए के बराबर वृद्धि हुई है। सीमांत लागत 8 रुपए के बराबर। ठीक है। जैसे 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, 34 रुपए के बराबर कुल लागत है। एक कम इकाई का उत्पादन कर रहा है, 28 हो जाए तो कुल कमी कितनी होगी? 6 इकाइयों के बराबर। तो सीमांत लागत 6। एक कम इकाई का उत्पादन, एक अधिक इकाई का उत्पादन। अधिक इकाई का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत बढ़ेगी और अगर एक कम इकाई का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत घटेगी। इसी को सीमांत लागत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब औसत लागत की बात कर लें। ये तो सीमांत लागत के सूत्र है, इनको याद कर लीजिए। औसत लागत यानी कि
n इकाइयों की कुल लागत को n से भाग कर दोगे, यानी कि कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? औसत लागत मिलेगी। यानी AC बराबर होता है TC अपॉन N। ठीक है, AC यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू TC यानी टोटल कॉस्ट अपॉन N। अगर मान लीजिए हम 7 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं या 6 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और 42 रुपए हमारी कुल लागत है, तो यहां पे एसी कितना होगा? 42/6, यानी कुल लागत बटे उत्पादन की इकाइयां बराबर 6 सत्ते 42, अर्थात और औसत कॉस्ट 7 रुपए। ये सोचिए, याद कर लीजिए, औसत लागत मिल जाएगी। अब इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कुल लागत किसे कहते हैं, सीमांत लागत किसे कहते हैं और औसत लागत किसे कहते हैं। कुल लागत में कौन कौन सी वजह सम्मिलित होती है, एक बार हमारा पुराना वीडियो देखिए, जो कि हमने बहुत ही विस्तार के साथ आपको समझा रखा है। तो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उत्पादन कुल उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन सी वजह सम्मिलित होती है। और दूसरा क्वेश्चन कि सीमांत लागत औसत लागत से आप क्या समझते हैं, तो ये भी हमने बता दिया। अब हम सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध की व्याख्या करते हैं। ठीक है, आइए अब हम जो हमने तालिका बनाई थी उस तालिका के अनुसार रेखा चित्र की व्याख्या को समझें। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम रेखा चित्र की सहायता से सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध की व्याख्या करते हैं। देखिए, ये जो हमने रेखा चित्र बना रखा है, इस रेखा चित्र में OX OY अक्ष पर सीमांत लागत, औसत लागत, कुल लागत को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुल लागत को जो बनाएंगे तो आप ये वक्र इस तरीके से बनेगा, ऊपर को चढ़ता हुआ। ठीक है, और OX आधार रेखा पर X वस्तु के उत्पादन की इकाइयों को हमने दिखाया है। आप यहां देख रहे होंगे, यहां 2 वक्र हमने बनाए हैं। एक ये डॉटेड रेखा से, जिसको हम सीमांत लागत वक्र कह रहे हैं, सीमांत लागत वक्र, ये बिंदुदार रेखा, और एक ये दूसरी डार्क रेखा है जो औसत लागत है। ये सीमांत लागत रेखा है और ये औसत लागत रेखा है। अगर आप उस तालिका के अनुसार जो आपको हमने पीछे दिखाई है, समझाई है, उस तालिका के अनुसार कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत के बिंदु को ज्ञात करके मिलाएंगे तो सीमांत लागत वक्र बन जाएगा, औसत लागत वक्र बन जाएगा, कुल लागत वक्र बन जाएगा। कुल लागत वक्र ऊपर की ओर ऐसे चढ़ता हुआ होगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब हम यहां देखिए कि शुरू में क्या होता है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे है। ये औसत लागत वक्र है और ये सीमांत लागत वक्र है। सीमांत लागत वक्र क्या है, औसत लागत वक्र के नीचे है। बाद में क्या हुआ, ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्थिति पलट जाती है, सीमांत लागत वक्र ऊपर और औसत लागत वक्र नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पादन के नियमों की क्रियाशीलता के कारण ऐसा होता है। आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि दीर्घकाल में किसी फर्म का सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र यू के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? यू के आकार के। देखिए ये यू है, ठीक है, तो सीमांत लागत यू के आकार का होता है, औसत लागत यू के आकार का होता है, और ये दोनों यू के आकार के होते हैं। अगर उनको बनाओगे तो इसी तरीके से बनेगा। सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र यू के आकार के होते हैं
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। शुरू में उत्पादन में वृद्धि नियम, वर्तमान प्रतिफल नियम लागू होता है। यह कहा गया है कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, उत्पादन में उस अनुपात से अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। और जब जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो स्थिर नियम होता है। और जब हम उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है तो उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। ठीक है? तो शुरू में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होने के कारण सीमांत लागत भी घटती है, औसत लागत भी घटती है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमांत लागत में औसत लागत की तुलना में अधिक कमी आती है, इसलिए सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे होता है। फिर उत्पादन में स्थिर नियम लागू होता है, तब दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है, औसत लागत वक्र सीमांत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। जैसे ये सीमांत लागत वक्र है, इसका न्यूनतम बिंदु यह है, तो औसत लागत वक्र उसको यहीं से काटेगा। समझा गया? न्यूनतम लागत बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर सीमांत लागत औसत लागत दोनों बराबर होते हैं, वहां पर उत्पादन स्थिर नियम लागू होता है। कौन सा नियम? उत्पादन स्थिर नियम लागू होता है। उसके बाद क्या होता है? उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। इसलिए क्या होगा कि सीमांत लागत भी बढ़ती है, औसत लागत भी बढ़ती है, किंतु सीमांत लागत में औसत लागत की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। यहां एक चीज और है, और वो ये कि उत्पादन वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। उत्पादन वृद्धि नियम को क्या कहते हैं? लागत ह्रास नियम कहते हैं। और ये पहली बात। दूसरी बात, उत्पादन स्थिर नियम को क्या कहते हैं? लागत स्थिर नियम। ठीक है? और लास्ट में कौन सा तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम है क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम। तो इसको क्या कहेंगे? लागत वृद्धि नियम। क्या बोलेंगे? लागत वृद्धि नियम। तो याद रखिए, उत्पादन वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम, उत्पादन स्थिर नियम को लागत स्थिर नियम, और क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत वृद्धि नियम के नाम से भी जानते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्पादन वृद्धि नियम के अंतर्गत सीमांत लागत तथा औसत लागत को बनाने के यहां तक बनाना है, केवल ये नीचे को गिरता हो। ठीक है? वो कहता है स्थिर लागत नियम को दर्शाइए, तो यहां से यहां तक ये सीधी रेखा खींच देनी है, और यहां पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है? उसके बाद दिखाया क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को दिखाइए, तो यहां से लेकर यहां तक का चित्र बनाना, जो सीमांत लागत वक्र ऊपर है, औसत लागत वक्र नीचे। शुरू में औसत लागत ऊपर है, सीमांत लागत नीचे। ये वृद्धि नियम है, यहां तक ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है? यहां पर दोनों बराबर हो गए, ये स्थिर नियम हो गया। ठीक है? ये
और उसके बाद यहां से ऊपर को ये कीमत उत्पत्ति ह्रास नियम है, तो ये मैंने यहां लिख भी रखा है। ये लागतें घट रही है, यहां पर स्थिर है, यहां बढ़ रही है। कीमत उत्पत्ति ह्रास नियम, लागत वृद्धि नियम। कीमत उत्पादन स्थिर नियम, यहां पर लागत स्थिर नियम, और उत्पादन वृद्धि नियम, लागत ह्रास नियम। तो यही संबंध है बेटा, इसको अच्छे करके याद कर लीजिए। और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सीमांत लागत और औसत लागत का क्या संबंध है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, इसकी तैयारी कर लीजिए। ओके, बाय।